बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। डिस्क्रिप्टिव भी यानी यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इन्फ्रेंशियल मेथड्स भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। हैंड आउट 10 चैप्टर 14 एंड 15। चैप्टर 14 जो है वो सारा डिस्क्रिप्टिव चीज़ों को डिस्कस किया गया है और 15 के अंदर इन्फ्रेंशियल स्टेट्स को यूज़ किया गया है। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, डिटरमिन विच लाइन फिट्स द सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स बेटर अकॉर्डिंग टू द लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरियन। लाइन ए जो है वो आपको नज़र आ रही है y = 1.5 + 0.5x, और लाइन बी है y = 1.125 + 0.375x if x is 1 2 4 5 5। अगर x की ये वैल्यूज़ हों 1 2 4 5 5 तो हमें बारी बारी लाइन A और लाइन B की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। एक चीज़ यहाँ याद रखें कि रिग्रेशन जो है वो बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है रिसर्च के अंदर। ठीक है, रिग्रेशन ये जो हमारे पास y = 1 + 1.5 + 0.5x लिखा हुआ है, ये बेसिकली रिग्रेशन इक्वेशन कहलाती है, या ये जो b वाली लिखी हुई है ये बेसिकली रिग्रेशन इक्वेशन कहलाती है। उसमें ये जो फिक्स वैल्यू है, ये जो 1.5 फिक्स वैल्यू है, ये बेसिकली इंटरसेप्ट है। ये बेसिकली इंटरसेप्ट है, यानी अगर x की वैल्यू यहाँ पे हम 0 पुट करें, x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू 1.5 होगी। तो ये y इंटरसेप्ट कहलाता है। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है वेयर x = 0। y इंटरसेप्ट मीन्स वेयर x = 0। तो ये y इंटरसेप्ट है। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू जो है वो 1.5 होगी। ठीक, उसके बाद ये x के साथ जो 0.5 लिखा हुआ है, x के साथ जो 0.5 लिखा हुआ है, या यहाँ पर जो लाइन बी में x के साथ जो 0.375 लिखा हुआ है, ये दोनों जो 0.5 और ये 0.375 ये बेसिकली स्लोप हैं। ये बेसिकली स्लोप हैं जिसको हम b से लिखते हैं, स्लोप। ठीक है, यानी हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो होती है y = a + bx, y = a + bx। a हमारा इंटरसेप्ट होता है, b हमारा स्लोप होता है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इस लाइन a के अंदर हमारा इंटरसेप्ट 1.5 है और स्लोप 0.5 है। लाइन b के अंदर हमारा इंटरसेप्ट 1.125 है और स्लोप 0.375 है। अब ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन बेसिकली हम किसी पास्ट डेटा की बुनियाद पे बनाते हैं। मिसाल के तौर पर आगे हम एग्जांपल्स भी इसकी कोट करेंगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पर हम ये देखना चाहते हैं कि जीडीपी और इन्फ्लेशन का आपस में क्या रिलेशन है। जीडीपी जो है इन्फ्लेशन के ऊपर क्या अफेक्ट करती है, जीडीपी जो है वो इन्फ्लेशन के ऊपर क्या अफेक्ट करती है। तो हम क्या करेंगे कि जीडीपी का डेटा और इन्फ्लेशन का डेटा जो है ना वो कलेक्ट करेंगे। सपोज़ वो हम 1990 से लेके 2020 तक, यानी 1990 से लेके 2020 का डेटा फिलहाल अवेलेबल नहीं होगा, 2019 तक। ठीक है, ये जो है 30 इयर्स का डेटा जो है वो हम कलेक्ट करते हैं 1990 से लेके 2019 तक। और वो डेटा यानी उसमें अब हम क्या चेक करना चाह रहे हैं कि इन्फ्लेशन का जीडीपी का इन्फ्लेशन के ऊपर क्या अफेक्ट है, जीडीपी का इन्फ्लेशन के ऊपर क्या अफेक्ट है, जीडीपी का इन्फ्लेशन के। तो इसमें जो जीडीपी है वो हमारा x है, इन्फ्लेशन हमारा y है, क्योंकि जीडीपी का इन्फ्लेशन के ऊपर इफेक्ट, तो जिस चीज़ के ऊपर इफेक्ट हो रहा होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल, जो चीज़ इफेक्ट कर रही होगी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर हम जीडीपी का इन्फ्लेशन के ऊपर इफेक्ट देख रहे हैं, तो लिहाजा जीडीपी जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इन्फ्लेशन हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने 1990 से लेके 2019 तक का डेटा ले लिया। उसके बाद हमारे पास
ए कैलकुलेट करने का भी फार्मूला है और बी कैलकुलेट करने का भी फार्मूला है, जो आगे कैलकुलेशन आपको दिखाई गई है। तो उसकी मदद से जब हमारे पास जीडीपी और इन्फ्लेशन का डेटा आ गया, तो जीडीपी को हमने x बना दिया और इन्फ्लेशन को हमने y बना दिया। उसके बाद फार्मूले की मदद से हमने a और b कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। इस तरह से जैसे ये इक्वेशन बनी हुई है, ये भी किसी डेटा की बुनियाद पे बनी हुई है, या ये इक्वेशन जो बनी हुई है ये भी किसी डेटा की बुनियाद पे बनी हुई है। याद रखें, स्टेट्स के अंदर हम जिसको इक्वेशन कहते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर हम उसी चीज़ को फंक्शन कहते हैं। ठीक है, स्टेट्स में जिस चीज़ को हम इक्वेशन कहते हैं, मैथमेटिक्स में उसी चीज़ को हम फंक्शन कहते हैं। इसी तरीके से स्टेट्स से आगे एक और कोर्स है इकोनोमेट्रिक्स। स्टेट्स से आगे एक और कोर्स है इकोनोमेट्रिक्स या एडवांस स्टैटिस्टिक्स। उसमें इसी इक्वेशन का जो नाम है वो मॉडल है। यानी मैथ में एक चीज़ को हम फंक्शन कहते हैं, स्टेट्स में हम इसको इक्वेशन कहते हैं, और इकोनोमेट्रिक्स या एडवांस स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम इसको मॉडल कहते हैं। तो नाम वही है, यानी काम वही है, सिर्फ नाम अलग अलग है। तो लिहाजा अगर आप इक्वेशन का नाम सुने, फंक्शन का नाम सुने या मॉडल का नाम सुने, तो जो है ना उसमें आपको मिक्सअप करने की ज़रूरत नहीं है। समझ जाएं, फंक्शन है तब भी यही इक्वेशन है, इक्वेशन है तब भी यही इक्वेशन है, और मॉडल है तब भी यही इक्वेशन है। ये एक ही चीज़ के तीन नाम है। तो नाम जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो बंदा नाम दे के घबरा जाता है। लेकिन ये कि ये जो नाम हैं वो सिर्फ यानी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ की वजह से, डिफरेंट कोर्सेज़ की वजह से उसके डिफरेंट नाम हैं। जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर यानी इंग्लिश के अंदर एक वर्ड है एक्स्ट्रा, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर हम उसी चीज़ को पढ़ते हैं मार्जिनल। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी है। अब इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में जब आप मार्जिनल के ऊपर गौर करेंगे तो मार्जिनल का मतलब इंग्लिश के हिसाब से बनेगा एक्स्ट्रा, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर आप उसको एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे हम मार्जिनल वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी जो है ना हर सब्जेक्ट की अपने अपने टर्म्स होते हैं। जैसे यहाँ स्टेट्स में हम उसको इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये इक्वेशन जो है एक्स और वाई की मदद से बनी। अब चूँकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे हाथ में होता है, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान के अंदर जीडीपी और इन्फ्लेशन का डेटा है, इसकी मदद से ये हमने इक्वेशन 2019 तक बना दी। ठीक है, अब जब इक्वेशन इस तरह से बन के आ गई तो अब हम 2020 या 2021 की जीडीपी को अगर एस्टिमेट करें, एक गेस करें, और वो हम उस इक्वेशन में पुट करें तो हमें इन्फ्लेशन का जो है ना वो अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर जीडीपी इतनी होगी तो इन्फ्लेशन कितना होगा। तो ये इक्वेशन बेसिकली पास्ट डेटा के बुनियाद पे बनती है, और फिर उसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ जो है ना वो डाल के डिपेंडेंट वेरिएबल को फोरकास्ट करते हैं, यानी प्रिडिक्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी जो है ना एक्स की वैल्यूज़ डिफरेंट गिवन है, और हमें कहा गया है कि एक्स की वैल्यूज़ पुट करके आप वाई की वैल्यू एस्टिमेट करें। ठीक है, अब इक्वेशन और मॉडल मैंने यहाँ लिख दिया है। अब मैं आंसर देने जा रहा हूँ। इक्वेशन और मॉडल y इक्वल्स टू b0 प्लस b1x। b0 का मतलब यहाँ a है और b1 का b है। देखें, ये जो यानी वेरिएबल हैं, इसको हम किसी भी इंग्लिश के लेटर के साथ डिनोट कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैट्रिक में आप लोगों ने यही जो फार्मूला या इक्वेशन पढ़ी होगी, तो इसमें जो है ना आपने इसको पढ़ा होगा y इक्वल्स टू mx प्लस b। अब mx का मतलब जो है m स्लोप होता है और b जो है ना वहाँ पे इंटरसेप्ट है, तो वहाँ पे वो लेटर यूज़ हुए। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, लेकिन इस बुक के अंदर जो है इन जो पैरामीटर्स हैं उनके लिए जो वेरिएबल या सिंबल जो यूज़ हो रहे हैं वो y इक्वल्स टू b0 प्लस b1x। तो ये सिंबल से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है। जैसे मैट्रिक में आपने mx प्लस b पढ़ा, ठीक है, अब यहाँ पे m नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे स्लोप नहीं है, या यहाँ पे b जो है ना वो सिंपल b नहीं है, b0 या b1 लिखा हुआ है। तो वहाँ पर b का मतलब जो है मैट्रिक वाले फार्मूले में इंटरसेप्ट होता था, और m का मतलब जो है वो स्लोप होता था। लेकिन यहाँ पे b0 का मतलब इंटरसेप्ट है और b1 का मतलब स्लोप है।
तो ये मैंने इसीलिए लिखा है कि इस पूरी बुक के अंदर जो आपके ये चैप्टर हैं 14 और 15 उसमें ये वाली नोटेशंस यूज़ की गई हैं। तो ये आपकी आसानी के लिए लिखा गया है कि अगर आप बुक रीड करें तो आपको इसमें आसानी हो। तो B0 का मतलब इंटरसेप्ट और B1 का मतलब स्लोप। अब आगे मेंशन किया गया है वेयर y इज़ डिपेंडेंट, y डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, B0 इज़ इंटरसेप्ट एंड B1 इज़ स्लोप। ठीक है, अब लाइन ए हम ड्रॉप कर रहे हैं। लाइन ए के अंदर जब हमने y इक्वल्स टू 1.5 प्लस 0.5x ये लाइन ए जो लिखी हुई है, अब बारी बारी इसमें मैं ये वैल्यूज़ जो पुट करता हूँ 1 2 4 5 5। ठीक है, अब देखें पहली वैल्यू मैंने डेलिबरेटली ज़ीरो पुट की है। उसका रीज़न ये है, हालांकि ज़ीरो यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन मैंने डेलिबरेटली पुट किया। उसका रीज़न ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि अगर x की वैल्यू ज़ीरो हो तो आपको पता हो y का आंसर वहाँ पे कितना आता है। याद रखें जब x की वैल्यू ज़ीरो होगी तो y इंटरसेप्ट के बराबर होता है, इसीलिए हम उसको y इंटरसेप्ट कहते हैं। y इंटरसेप्ट इज़ दी वैल्यू वियर x इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, y इंटरसेप्ट वो वैल्यू है जहाँ x की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो मैंने डेलिबरेटली पुट किया है। दूसरा ये कि जो है मैं आपको यहाँ ग्राफिकली भी दिखाना चाह रहा था कि अगर मैं ज़ीरो पुट किया, ये ग्राफ बना हुआ है, ये थोड़ी देर में मैं डिस्कस करूँगा कि ये ज़ीरो पुट करने का यहाँ पे इफ़ेक्ट क्या आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ज़ीरो पुट किया तो 1.5 आ गया। उसके बाद दूसरी x की वैल्यू है 1 पुट किया तो मेरे पास आंसर आ गया। 1 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 0.5 हो गया, उसको ऐड कर दिया 1.5 में, आंसर y का आ गया 2। इसी तरीके से फिर मैंने x 2 पुट किया तो 0.5 के साथ मल्टीप्लाई होके 1 बन गया, 1.5 में ऐड होके 2.5 बन गया। इसी तरीके से मैंने 4 5 5 बारी बारी ये पुट किया तो ये y के रिज़ल्ट आए। याद रखें जब इक्वेशन बनती है और उसके बाद जब हम x की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो y का जो रिज़ल्ट आता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं y कैप। इसको हम कहते हैं y कैप। y कैप का मतलब होता है कंडीशनल मीन। y कैप का मतलब होता है कंडीशनल मीन। y कैप इज़ कॉल्ड कंडीशनल मीन। ठीक है, when we put the values of x the resulted y is called y cap, is called y cap। y cap is also called conditional mean। अब ये conditional mean क्या है इसको मैं अभी इस लेवल पे डिस्कस नहीं करूँगा। सिर्फ आप याद रखें कि जब x इक्वेशन बन जाती है उसमें x की वैल्यू पुट करने के बाद जो y का रिज़ल्ट आता है उसको हम y कैप कहते हैं या कंडीशनल मीन कहते हैं। अब इसी को हमने यहाँ कॉलम में बना के लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा x कॉलम है, ये सारी वो वैल्यूज़ हैं जो 1 2 4 5 5 1 2 4 5 5 और 0 मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। ठीक है, और उसके रिजल्टेड लाइन ए के रिज़ल्ट क्या हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। इसी तरीके से ये जो लाइन बी है उसमें भी बारी बारी मैंने x की वैल्यूज़ पुट की तो मेरे पास y के रिज़ल्ट आ गए। तो अब इसमें हमारे पास ये, उसके बाद मैंने इसी डेटा की मदद से ये वाला ग्राफ बनाया। अब ग्राफ में देखें ये हमारा y है, ये y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, अब ये दोनों लाइंस, लाइन ए जो है वो ब्लू कलर है, ये देखें ब्लू कलर लाइन ए, और रेड कलर जो है वो लाइन बी। अब इसमें जो हमसे पूछा जा रहा है कि बेस्ट फिट लाइन कौन सी है, बेस्ट फिट लाइन कौन सी है। याद रखें बेस्ट फिट लाइन वो होती है जो डॉट्स को जो है ना बेहतर अंदाज में कवर करे। यानी अगर आप x में देखें, x के ऊपर सॉरी लाइन बी में देखें तो लाइन बी देखें रेड डॉट्स के ऊपर जो है ना कम्प्लीटली फिट है, सेंटर में आ रही है रेड डॉट्स, जितनी भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है लेकिन बिल्कुल सेंटर में आ रही है। लेकिन लाइन ए अगर आप देख लें तो उसके अंदर जो है ना डॉट्स जो पॉइंट लगे हुए हैं ब्लू कलर वाले, ये थोड़े बहुत डेविएट कर रहे हैं। ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, ये थोड़ा बहुत ऊपर है, लेकिन ये लाइन जो है ना वो बेस्ट फिट लाइन नहीं लग रही, ये बेस्ट फिट लाइन नहीं लग रही, लेकिन ये लाइन इसके मुकाबले में बेस्ट फिट है। बेस्ट फिट हम उस लाइन को कहते हैं जहाँ पे हमारी यानी डॉट लगाने के बाद अगर हम लाइन फिट करें तो वो मैक्सिमम डॉट्स उसमें कवर हो जाएं, मैक्सिमम डॉट्स उसमें कवर हो जाएं, या जो डॉट्स हों वो लाइन के बिल्कुल करीब करीब हों। तो यहाँ पर अगर हम देखें
तो ये जो रेड वाली डॉट्स के ऊपर जो लाइन है वो रिलेटिवली बी डॉट्स के मुकाबले में ज़्यादा जो है ना वो डॉट्स के ऊपर फिट आ रही है। ठीक है, तकरीबन सारे डॉट्स को सेंटर से वो कट कर रही है। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये बेस्ट फिट लाइन हम इसको लाइन बी को कहेंगे। लाइन ए जो है ना वो हमारी इस केस में बेस्ट फिट लाइन नहीं है। ठीक है, ये लाइन है तो सही, लेकिन ये कि अगर आप डॉट्स के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा डॉट्स इसमें डेविएट कर रहे हैं, लेकिन इसमें डेविएट नहीं कर रहे। याद रखें, जितना जो डॉट्स कम से कम होंगे, डेविएट नहीं करेंगे, उतना जो है ना वो लाइन बेस्ट फिट होगी और उसको हम कहेंगे कि इसमें एरर कम से कम है। लेकिन जितने डॉट्स जो है वो लाइन से डेविएट करेंगे तो हम उसको कहेंगे कि इसमें जो है एरर्स ज़्यादा है। तो लाइन ए के अंदर जो एरर है वो कम से कम है, यानी इस लाइन से अगर ये डॉट रेड डॉट बना हुआ है, ये जितना डेविएट करेगा, जितना इससे थोड़ा दूर होगा, तो उसका मतलब ये है कि इसके अंदर एरर ज़्यादा है। लेकिन अगर ये डॉट्स जो हैं या ये लाइन जो है बिल्कुल उन डॉट्स के ऊपर आ गई है, इस डॉट्स को कवर कर रही है, तो उसका मतलब इसमें एरर ना होने के बराबर है। तो लाइन बी में एरर ना होने के बराबर है, लेकिन लाइन ए में थोड़े बहुत एरर के चांस हैं, क्योंकि ये डॉट्स जो भी हैं थोड़े बहुत जो है वो लाइन से डेविएट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़े बहुत डेविएट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है, डिटरमिन विच लाइन फिट्स द सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स बेटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरियन। लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरियन का मतलब है कि एरर टर्म जहाँ पे कम से कम हो। ठीक है, एरर टर्म मैं आपको बता चुका हूँ, जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो अगर सारे डॉट्स उस लाइन के ऊपर आ रहे हैं तो उसका मतलब एरर टर्म जो है बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ डॉट्स थोड़ा बहुत डेविएट कर रहे हैं तो उसके थोड़ा एरर होगा। लेकिन अगर ज़्यादा डॉट्स डेविएट कर रहे हैं उस लाइन से तो उसमें ज़्यादा एरर होगा। तो उसमें दोनों लाइंस में अगर हम देखें तो रेड लाइन जो है उसके अंदर जो है डेविएशन है वो ना होने के बराबर हमें नज़र आ रहा है, और ब्लू में जो है वो थोड़ा बहुत डेविएशन हमें नज़र आ रहा है। तो इस बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि लाइन बी फिट्स द सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स बेटर। तो लाइन बी को हम बेटर लाइन कहेंगे। ठीक है, और यहाँ ऊपर देखें मैंने ये मेंशन भी कर दिया है कि इफ़ एक्स वैल्यूज़ आर 0, 1, 2, 4, 5 एंड 5, 0 वैल्यूज़ अज्यूम। 0 मैंने अज्यूम किया, मैं बता भी चुका हूँ, तो ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपने लिखा हुआ नहीं था सवाल में तो आपने कैसे दे दिया। ये इसीलिए दिया है कि देखें ये लाइन अगर मैं ये 0 ना देता तो ये लाइन यहाँ आके ख़त्म हो जाती, यहाँ आके ख़त्म हो जाती। मैं चाह रहा था कि ये लाइन 0 तक आए, जैसे ये आ रही है और ये रेड वाली लाइन 0 तक। ठीक है, 0 यानी इंटरसेप्ट का मतलब होता है वो पॉइंट, इंटरसेप्ट का मतलब होता है वो पॉइंट जहाँ पे जो है जो x की वैल्यू 0 हो और वो पॉइंट जो है वो बिल्कुल y लाइन के ऊपर हो। ठीक है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है वो पॉइंट जहाँ x की वैल्यू 0 हो और वो पॉइंट बिल्कुल y लाइन के ऊपर हो, तो वो इंटरसेप्ट कहलाता है। तो आप देख सकते हैं रेड का जो इंटरसेप्ट था वो 1.125 था, अब देखें 1 से थोड़ा ऊपर है। ठीक है, और ए का लाइन ए का जो इंटरसेप्ट था वो 1.5 है, देखो 1.5 है। तो ये दो पॉइंट देखें ये इंटरसेप्ट थे क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, 0 वैल्यू के सामने ये इंटरसेप्ट की वैल्यूज़ हैं। तो देखें ये बिल्कुल y के लाइन के ऊपर जो है ना वो आ रहे हैं, जहाँ पे x की वैल्यू नीचे देखो 0 है। ठीक है, x की वैल्यू और y की वैल्यू उस पॉइंट पे 0 है, लेकिन इस तरफ जाएंगे y की वैल्यू का कोई नंबर होगा, जैसे 0.5, 1, 1.125, 1.5। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, लेकिन इस तरफ जाएंगे तो x की कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू तो 0 है, लेकिन y की कोई ना कोई वैल्यू है, y की कोई ना कोई वैल्यू है। फिर जिस रेट से ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, कि तो ये स्लोप है, यानी ये जो पॉइंट है जो जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, ये तो इंटरसेप्ट है, लेकिन फिर जिस हिसाब से ये आगे बढ़ रहा है तो ये स्लोप है, ये स्लोप है। ठीक है, तो स्लोप बेसिकली y चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x को हम कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर ये मैं डॉट्स ले लूँ, ये एक डॉट ये दूसरा डॉट, ठीक है, अब ये एक डॉट ये दूसरा डॉट, अब दूसरे डॉट का जो ये बनना है तकरीबन
दूसरा डॉट y के, यानी ये पहला डॉट जो है वो 1.125 है, जबकि दूसरा डॉट जो है वो 1.5 है। तो ये y का डिफरेंस, और इसी तरीके से जो x का डिफरेंस है इस डॉट में और इस डॉट में, वो ये 0x यानी x1 है और ये मेरा x2 है। तो ये जो डिफरेंस है, यानी एक ये डिफरेंस ये x2 माइनस x1 कहलाएगा, और ये जो डिफरेंस है ये y2 माइनस y1 कहलाएगा। तो चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x बेसिकली स्लोप कहलाता है। तो ये जो लाइन ऊपर जा रही है ये बेसिकली स्लोप है। ठीक है, अब आते हैं इंटरवल एंड रेशो स्केल डेटा। देखें, रिग्रेशन जो है वो इंटरवल रेशो डेटा के ऊपर यूज़ होती है। ठीक है, और अगर उसमें नॉमिनल या ऑर्डिनल डेटा हो तो उसके लिए अलग टूल है। ठीक है, जिसमें दो वेरिएबल हों, एक्स और वाई, दो वेरिएबल हों, उसको बाईवेरिएट या सिंपल रिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये इसकी 4 अजम्पशन है। उसमें पहली अजम्पशन ये है, पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन देयर आर कांस्टेंट b0 एंड b1 सच दैट फॉर ईच वैल्यू ऑफ x ऑफ द प्रेडिक्टर वेरिएबल कंडीशनल मीन ऑफ रिस्पॉन्स वेरिएबल b0 प्लस b1x। ठीक है, इक्वल स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कंडीशनल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिस्पॉन्स वेरिएबल आर सेम फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द प्रेडिक्टर वेरिएबल। वी डिनोट दिस कॉमन स्टैंडर्ड सिग्मा। Normal population for each value of the predictor variable, the conditional distribution of the response variable is a normal distribution. Independent observation, the observation of the response variable are independent of one another. ठीक है, पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन, देखें ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला जो है ये पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन कहलाती है, जिसमें b0 और b1 जो है ना वो कांस्टेंट होते हैं, यानी ये चेंज नहीं होते। एक मरतबा कैलकुलेट हो गए तो वो सेम रहते हैं। जैसे पीछे के सवाल में अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो इंटरसेप्ट था, ये स्लोप था, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, एक मरतबा कैलकुलेट हुए तो वो चेंज नहीं होंगे। तो अब यहाँ पे जैसे हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो y का जो रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, तो y का जो रिज़ल्ट आएगा, यहाँ पे जो ये प्रेडिक्टर वेरिएबल कह रहा है, वो कह रहा है x को। ठीक है, ईच वैल्यू ऑफ x ऑफ द प्रेडिक्टर वेरिएबल वो कह रहा है x को, x यानी यहाँ पे प्रेडिक्टर वेरिएबल है। ठीक है, जबकि y जो है वो कंडीशनल या रिस्पॉन्स वेरिएबल है, y जो है वो रिस्पॉन्स वेरिएबल है, x प्रेडिक्टर और y रिस्पॉन्स। अब वो कह रहा है कि b0 और b1 जो है वो कॉन्स्टेंट हैं फॉर ईच वैल्यू ऑफ x ऑफ द प्रेडिक्टर वेरिएबल। x की हर वैल्यू के ऊपर जो y का यानी रिस्पॉन्स वेरिएबल का रिज़ल्ट आएगा वो कंडीशनल मीन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि ये जो हमारा था जो 1 या 2 या 4 या 5 ये जो वैल्यूज़ हैं ये x की वैल्यूज़ हैं, इसको हम कहेंगे प्रेडिक्टर वेरिएबल। जब हमने यहाँ पे इक्वेशन में पुट किया, ठीक है, तो रिस्पॉन्स वेरिएबल का जो रिज़ल्ट आया y कैप इक्वल टू 2 या y कैप इक्वल टू 2.5, यानी प्रेडिक्टर वेरिएबल का जब वैल्यू हमने पुट की तो रिस्पॉन्स वेरिएबल की जो रिज़ल्ट आया, तो वो जो रिज़ल्ट है वो y कैप या कंडीशनल मीन कहलाता है। यही चीज़ उसने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन जो है उसमें b0 b1 कांस्टेंट होते हैं, और हर प्रेडिक्टर वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स वेरिएबल का रिज़ल्ट आता है, यानी प्रेडिक्टर का मतलब x की जो वैल्यू होती है इक्वेशन के अंदर हम पुट करते हैं, उसके एवज जो y का रिज़ल्ट आता है, रिस्पॉन्स आता है, वो कंडीशनल मीन कहलाता है। ठीक है, जिस तरीके से कंडीशनल मीन होता है उसी तरीके से कंडीशनल स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है। ठीक है, कंडीशनल स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हर वैल्यू का जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा। ठीक है, अब ये कंडीशनल मीन को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पर जब मैंने, वैसे तो सारी एक एक वैल्यूज़ थी, लेकिन 5 जो है वो 2 मरतबा आ रहा है, तो मैंने इस इक्वेशन में 5 पुट किया तो y कैप का रिज़ल्ट आ गया 4, और जब दोबारा मैंने 5 पुट किया तो फिर भी y कैप का रिज़ल्ट आ गया
4। ठीक है, इसी तरीके से लाइन बी में भी आप देख लें, लाइन बी में जब मैंने 5 पुट किया तो वाई कैप का रिजल्ट आ गया 3, 5 पुट किया तो फिर दोबारा 3 आ गया। लेकिन यानी एक्स की वैल्यू जब भी हम 5 पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू जब भी हम 5 पुट करेंगे तो ये वाई कैप जो का रिजल्ट जो आएगा वो 3 आएगा, या लाइन ए के हिसाब से देखें तो 4 आएगा। तो कंडीशनल यहाँ पे हम इसीलिए इसको कहते हैं कि व्हेन x इक्वल टू 5, व्हेन x इक्वल टू 5 द वैल्यू ऑफ y कैप विल बी 4। अब ये 5 भले 50 मरतबा आ जाए, भले 50 मरतबा आ जाए, तब भी इस फार्मूले की मदद से y कैप का रिजल्ट 4 आएगा, और इस फार्मूले की मदद से y कैप का रिजल्ट 3 आएगा। इसी तरीके से 4 अगर एक से ज़्यादा मरतबा यहाँ पे रिपीट हो रहा होगा तो जो y कैप का रिजल्ट है वो 3.5 आएगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि y कैप जो है यानी कंडीशनल मीन जो है, अगर x 5 होगा, अगर x 5 होगा तो y का रिजल्ट 4 होगा, यानी ये कंडीशनल है, यानी y कैप 4 तब आएगा जब x की वैल्यू 5 होगी, इसीलिए हम इसको कंडीशनल मीन कहते हैं। या y कैप की 3.5 वैल्यू तब आएगी जब x की वैल्यू 4 होगी। अब आप जब कभी भी इसमें 4 पुट करेंगे तो हमारे पास y कैप का रिजल्ट 3.5 ही आएगा, इसीलिए इसको कंडीशनल मीन कहते हैं। यानी y इक्वल्स टू 3.5 व्हेन x इक्वल टू 4, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। या y इक्वल्स टू 4 व्हेन x इक्वल टू 5, ठीक, इसके अलावा कोई इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए इसको हम कंडीशनल मीन कहते हैं। यानी जितनी भी x वैल्यूज़ होंगी 1 2 4 5 5, ठीक है। अब ये 4 क्वांटिटी के साथ 5 वैल्यूज़ हैं, लेकिन चूँकि ये रिपीट हो रही है तो उसको हम एक ही वैल्यू अज्यूम करेंगे। तो ये 4 वैल्यू देखें, 4 वैल्यू हमने बारी बारी पुट की तो y कैप का रिजल्ट आ गया। अब इसमें अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही होगी ना तो y का रिजल्ट वही आएगा। यानी कंडीशनल मीन इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू 1, कंडीशनल मीन इक्वल्स टू 2.5 व्हेन x इक्वल टू 2। यानी ये कंडीशनल मीन है, ये रिजल्ट तब आएगा जब x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी। तो जिस तरीके से हमने ये कंडीशनल मीन कैलकुलेट किया है उसी हिसाब से इसका कंडीशनल स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट होता है। अब देखें, जैसे 5 का कंडीशनल मीन अलग है तो 5 वैल्यूज़ का कंडीशनल स्टैंडर्ड डेविएशन भी जो है ना उसका अपना आएगा। इसी तरीके से 4 का कंडीशनल स्टैंडर्ड डेविएशन अपना होगा, 2 का कंडीशनल स्टैंडर्ड डेविएशन अपना होगा, 1 का अपना होगा, 0 का अपना होगा। तो ये जो दूसरी अजम्पशन है वो कह रहा है कि कंडीशनल मीन और स्टैटिस्टिकली इक्वल, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये थोड़ी डिटेल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दिया है। जो है वो आइडिया जो है अगर आपको स्टेज पे ज़्यादा क्लियर नहीं भी हो रहा कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आगे अगर आप पढ़ते हैं या आगे अगर आप उस कोर्स को लेके जाने की इजाज़त देंगे, अगर आप कहेंगे सर हमें एक्स्ट्रा भी पढ़ा लें, तो फिर ये टॉपिक में फिर आपको डिटेल के साथ डिस्कस कर सकता हूँ। लेकिन अब इस हद तक तो आप ये समझ लें कि जिस तरीके से कंडीशनल मीन होता है उसी तरीके से कंडीशनल स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, तो कंडीशनल स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल पॉपुलेशन। नॉर्मल पॉपुलेशन का जो है वो अभी इसी चैप्टर के अंदर नॉर्मल पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के बाकायदा एक टेस्ट है। नॉर्मल पॉपुलेशन का मतलब अगर हम उसको ग्राफ पे पुट करें, प्लॉट करें, तो उसका नॉर्मल कर्व बन जाए। ठीक है, और इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन जो है इंडिपेंडेंट हो, यानी ऑब्जर्वेशन एक ऑब्जर्वेशन दूसरे के साथ एसोसिएटेड ना हो। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन हो, यानी अगर 10 साल का डेटा ले रहे हैं तो 90 का डेटा अगर ले रहे हैं तो उसका 91 के डेटा का 92 के डेटा का 91 के साथ कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। ठीक, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमसे पूछा गया है फॉलोइंग आर द डिफरेंट डेटा सेट्स, कैलकुलेट रिग्रेशन इक्वेशन मॉडल, रिग्रेशन इक्वेशन या मॉडल correlation coefficient R square ANOVA and discuss what satisfying assumption 1 3 for regression inferences for each of the following। ठीक है, assumption 4 assumption पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं और वो 3 assumption की बातें कर रहा है कि वो सेटिस्फाई हो रही हैं या
नहीं हो रही। ठीक है, तो इस लेवल पे शायद आपको ये इतने अच्छे से असम्पशन समझ में ना आए, तो लिहाजा इस चैप्टर के अंदर हमारा फोकस कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। अब पार्ट ए में ये डेटा है, ठीक है, जिसमें इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी को हमने एक्स का है, टैक्स एफिशिएंसी को हमने वाई का है। ठीक है, तो ये वाई है, ये एक्स इसी तरीके से, ये वाई, ये एक्स इस डेटा सेट, लेकिन मैंने जो वर्किंग की है वो ए के ऊपर की है। अब पहला जो टारगेट है हमने रिग्रेशन कैलकुलेट किया है, फिर कोरिलेशन, फिर आर स्क्वायर, फिर एनोवा। ठीक है, अजम्पशन को हमने डिस्कस नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। अब देखें ये क्वेश्चन जो अभी हमने देखा, ये जो डेटा था एक्स का 3.1, 3.2, 3.7, 98.1, 94.7, 92, यही डेटा हमने यहाँ पे पुट किया है, यही डेटा हमने यहाँ पे पुट किया है, ये एक्सेल में हमने पुट किया था। ये डेटा पुट करने के बाद हमने एक्स और वाई पुट किया। अब इसकी मदद से हमने एक कॉलम कैलकुलेट किया एक्स वाई, यानी एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके हमने ये कॉलम, फिर दूसरा कॉलम हमने एक्स को स्क्वायर करके कैलकुलेट किया, पांचवा कॉलम जो है वाई को स्क्वायर कैलकुलेट करके किया है। ये जब मेरे पास 5 कॉलम कैलकुलेट हो गए तो उसके बाद हम B1 यानी स्लोप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लोप जो है वो सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब देखें एक्स वाई, सम ऑफ एक्स वाई जो है मेरे पास आ रहा है 4376, मैंने यहाँ पे पुट किया। फिर सम ऑफ एक्स 55.9, ये देखें। फिर सम ऑफ वाई 832.5 यहाँ पुट किया, इसको डिवाइडेड बाय n किया। n हमारी 10 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से पुट किया। उसके बाद वो कह रहा है सम ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का जो सम है 365 है। उसके बाद सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर, सम ऑफ एक्स जो है 55.9 है, उसको हमने होल स्क्वायर किया है डिवाइडेड बाय 10। फार्मूले में ये डेटा पुट किया है, ये देखें ये फार्मूला है, ये डेटा पुट किया है और जो हमारे पास आंसर आया है इंटरसेप्ट का वो -5.264 आया है। उसके बाद बी नॉट जो है इंटरसेप्ट है, इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया, वाई कैप माइनस बी वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार बेसिकली मीन कहलाता है। जैसे हमने एक्स बार कैलकुलेट किया था, एक्स बार हमारा मीन जो था वो हमने कैसे किया था, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो ये वाई बार जहाँ कहीं भी आ जाए उसका मतलब वो मीन है, बार जहाँ कहीं भी आ जाए उसका मतलब वो मीन है। ठीक है, अब ये अब चूँकि यहाँ पे एफ कॉलम नहीं है, सबकी फ्रीक्वेंसी 1 1 है, तो लिहाजा हम एफ एक्स की तो नहीं करेंगे, लेकिन सम ऑफ वाई जैसे यहाँ हमने आगे किया हुआ है, सम ऑफ वाई जो है 832.5 जो यहाँ लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो उससे जो है ना वाई बार आ गया, माइनस का साइन फार्मूले का है। उसके बाद बी, अब बी -5.264 ये आया था, उसको हमने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है। फिर एक्स बार है, एक्स बार जो है सम ऑफ एक्स जो कि 55.9 है डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो ये एक्स बार आ गया। जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 112.68। ठीक है, ये हमारे पास ये इंटरसेप्ट आ गया और ये हमारा स्लोप आ। ये हमारी इक्वेशन है y इक्वल्स टू बी नॉट प्लस B1 एक्स। ये वाई कैप की इक्वेशन हमने बना ली, 112.68 माइनस 5.264 एक्स, ये हमारी इक्वेशन बन गई। देखें पीछे जो हमने सवाल किया था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें इक्वेशन ऑलरेडी कैलकुलेटेड थी, यानी लाइन ऑलरेडी हमें जो है ना वो बनाई हुई थी। यहाँ पे हमें अलग से कैलकुलेट की है वाई कैप। ठीक है, अब वाई कैप में अब मैंने क्या किया है, एक और कॉलम यहाँ बनाया है वाई कैप का ये कॉलम मैंने बनाया है। ठीक है, अब वाई कैप के कॉलम में मैंने क्या किया, ये इक्वेशन के अंदर बारी बारी मैंने एक्स पुट किया। सबसे पहला एक्स पुट किया 3.1। जब मैंने यहाँ 3.1 एक्स पुट किया तो उसको फिर स्लोप के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास वाई कैप का जो रिज़ल्ट आया वो आया 96.3574। उसके बाद फिर मैंने दूसरा एक्स 3.2 यहाँ पुट किया और फिर मेरे पास वाई कैप का जो रिज़ल्ट आया वो 95.831 आया। उसके बाद मैंने तीसरा 3.7 और ये बारी बारी मैंने एक्स वहाँ पे पुट किए तो और वाई कैप के रिज़ल्ट मेरे पास जो है ना वो आ गए। ये वाई कैप बेसिकली वाई कैप हम कहते हैं कंडीशनल मीन को, वाई कैप हम कहते हैं कंडीशनल मीन को। अब उसके बाद जो है ना मैंने 3 कॉलम और कैलकुलेट किए हैं, वाई माइनस वाई कैप स्क्वायर, वाई कैप माइनस वाई बार स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, ये 3 कॉलम मैंने और कैलकुलेट किए हैं। ये क्यों किए मैं ज़रा इसको देख लें। देखें इसका रीज़न जो है
वो 2-3 चीज़ों को कैलकुलेट करना है। पहला है एरर सम ऑफ स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं SSE। SSE बेसिकली जो है वो सम y माइनस वाई कैप स्क्वायर है, यानी ये जो y माइनस वाई कैप स्क्वायर का जो सम है ये SSE कहलाता है। SSE यानी एरर सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। यानी ये जो y है ये एक्चुअल y, ये जो ओरिजिनल जो डेटा वाला y है, और जो ये इक्वेशन की मदद से जो ये y कैप आया है, ओरिजिनल y और इक्वेशन की मदद से जो y कैप आया, इसका जो डिफरेंस होगा, इसका इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, और फिर उसका जो स्क्वायर करेंगे, उन स्क्वायर्ड वैल्यूज़ का जो सम होगा वो कहलाता है एरर सम ऑफ स्क्वायर यानी SSE, जो कि 76.18 आया है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं 76.1752 राउंड किया है 76.18। उसके बाद जो दूसरा कॉलम है वो है रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर SSR। उसका फार्मूला जो है वो y कैप माइनस वाई बार स्क्वायर। वाई बार देखें मीन है, वाई बार जो है वो मीन है, वाई बार मीन है, यानी 83.5 को मैंने जब 10 से डिवाइड किया तो उसका आंसर आ गया था जो है 832 को, जब इसका आंसर आ गया था 83.25, तो ये मेरा वाई बार था, ठीक है। वाई कैप यानी वाई कैप मेरे पास था 96 में से जब मैंने 83.25 माइनस किया तो मेरे पास कोई आंसर आया, जब मैंने उसको स्क्वायर किया तो मेरे पास आंसर आ गया 171। यानी वाई कैप ये वेरी कर रहे हैं लेकिन वाई बार जो है ना हर मरतबा सेम होगा। तो ये जब हमने माइनस करके स्क्वायर किया तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वाई कैप माइनस वाई बार स्क्वायर, ये कहलाता है रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर SSR, जिसका ये टोटल है 1456689, जिसको मैंने राउंड करके 1456.69 कर दिया है, राउंड कर दिया है, बजाय इसके कि मैं 4-5 डिजिट लूँ, मैंने यहाँ पे 2 डिजिट तक राउंड कर दिया। उसके बाद तीसरा जो कॉलम है वो y यानी ये वाला y माइनस वाई बार का मतलब सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n। y को y बार से माइनस करके स्क्वायर करके फिर ये वैल्यूज़ ली गई हैं और उसका टोटल है 1532 1532.87 1532.87। ये जो है ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर SST कहलाता है। पहला जो है वो SSE एरर सम ऑफ स्क्वायर, SSR रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर और SST टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। अब ये हमने क्यों कैलकुलेट किया है, इसका जो मेन टारगेट है वो है R स्क्वायर कैलकुलेट करना, R स्क्वायर कैलकुलेट करना। R स्क्वायर बेसिकली हमें बताता है कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, ये ग्राफ के पॉइंट्स के ऊपर कितना फिट होती है, ये ग्राफ के पॉइंट्स पे कितना फिट हो रही है। जैसे ये पीछे हमने देखा कि ये लाइन जो है ग्राफ पे जो है ना वो बड़े ज़बरदस्त फिट हो रही है, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन इतनी अच्छी फिट नहीं हो रही, लेकिन ये ज़बरदस्त, तो इसका जो R स्क्वायर होगा वो 1 के करीब करीब होगा, या नियर टू 1 होगा, या बिल्कुल 1 हो सकता है, लेकिन इसका R स्क्वायर जो है 1 से थोड़ा छोटा होगा। याद रखें जब लाइन बिल्कुल फिट आ जाए तो R स्क्वायर 1 आएगा, जब लाइन बिल्कुल फिट आ जाए तो R स्क्वायर 1 आएगा, जब लाइन थोड़ा बहुत डेविएट कर रही हो तो R स्क्वायर जो 1 से छोटा आता है। R स्क्वायर की वैसे जो है वैल्यू 0 से लेके 1 के दरमियान होती है। 1 का मतलब लाइन बिल्कुल डॉट्स के ऊपर 100% फिट है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत डेविएशन होगा तो लाइन जो R स्क्वायर का रिजल्ट होगा वो 0.9, 0.95, 0.8, लेकिन अगर डॉट्स से लाइन बिल्कुल दूर खड़ी है तो फिर वो R स्क्वायर 0 या 0.1 या 0.2 होगा। तो जितना R स्क्वायर ज़्यादा होगा उतना जो लाइन जो है वो ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे उसके ऊपर फिट होगी। तो यहाँ R स्क्वायर कैसे कैलकुलेट होता है, R स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए वाई कैप माइनस वाई बार स्क्वायर यानी रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर SSR डिवाइडेड बाय वाई माइनस वाई कैप स्क्वायर यानी टोटल सम ऑफ स्क्वायर SST, यानी SSR को SST के साथ डिवाइड करना है। SSR हमारे पास था 1456.69, SST हमारे पास था 1532.87। जब हमने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 0.9503, यानी 95.03% जो है हमारे पास R स्क्वायर आ गया,
ये आर स्क्वायर जो है, जो हमें इंडिकेट करता है, बताता है कि ये जो इक्वेशन हमने बनाई है, या ये जो लाइन हमने जो ये इक्वेशन या मॉडल बनाया है, इसके जो डॉट्स के ऊपर जो लाइन फिट होगी वो तकरीबन कंप्लीटली फिट हो जाएगी, बेहतरीन अंदाज में फिट हो जाएगी, क्योंकि ये नियर टू 1 के करीब इसका आंसर आ रहा है। दूसरा हमारा जो टारगेट है इसको कैलकुलेट करने का वो ये था कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट हम कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखें, दो चीज़ें हम यूज़ कर चुके हैं, SSR और SST। अब तीसरी चीज़ रह गई एरर सम ऑफ स्क्वायर। एरर की मदद से स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट हम कैलकुलेट करते हैं, जिसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं SE। वो कैसे कैलकुलेट होता है? सम y माइनस वाई केप स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-2। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट बेसिकली रिग्रेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट बेसिकली रिग्रेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, तो SSE यानी एरर सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-2। n-2 यहाँ पे इसीलिए करते हैं कि यहाँ पर जो है x और y ये दो वेरिएबल होते हैं, इसीलिए -2 होता है। जबकि वहाँ पर जो नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट करते थे, वहाँ पे हम n-1 करते थे, क्योंकि वहाँ पे एक ही x वेरिएबल होता था, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, इसीलिए n-2 हो रहा है। तो SSE हमारे पास आ गया 76.18, उसको हमने 10-2 किया और फिर उसका रूट निकाला तो 3.09 हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, 3.09 हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। अब देख लें, ये चीज़ हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट की है स्टैंडर्ड एरर, इसका आगे चल के यूज़ होगा तो फिर आपको वहाँ क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर मैंने कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट किया। कोरिलेशन का मतलब ये है कि ये दो वेरिएबल आपस में कोरिलेट कर रहे हैं या नहीं, ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये कोरिलेशन का फार्मूला है। उसका ऊपर वाला जो न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है, ये बिल्कुल स्लोप के तरह है, बिल्कुल यही वाला पार्ट है जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। जो स्लोप है, स्लोप का जो न्यूमरेटर का पार्ट है, वही जो है कोरिलेशन के जो है स्लोप का न्यूमरेटर है। ठीक है, डिनोमिनेटर में आप देख लें, डिनोमिनेटर में रिग्रेशन का जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ यहाँ आ रहा है, और जो काम हमने x के साथ किया है वही जो है ना वो y के साथ हो रहा है और रूट लग रहा है। ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है, अगर हम दोनों फार्मूलाज में देखें तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है। न्यूमरेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर में भी पहला पार्ट सेम है, और दूसरा जो x के साथ कैलकुलेशन की गई है वही y के साथ करके फिर उसका रूट लिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये वैल्यू हमने पुट की है। ये वैल्यू आप कंपेयर कर सकते हैं कैसे पुट हुई हैं, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन ऊपर दी हुई है, तो आप थोड़ा सा उसको मैच करेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। या स्लाइड को यहाँ पे पास करके आप उसको वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू कैसे कहाँ पुट हुई है। रिजल्ट मेरे पास आ गया 0.97484। ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है वो -1 से लेके +1 के दरमियान होता है, या -1 से +1 हो सकता है। ठीक है, -1 का मतलब है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, +1 का मतलब है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और 0 का मतलब है नो कोरिलेशन। इसके अलावा अगर 1 के करीब आता है तो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर -1 के करीब आता है तो हम स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। अब हमारा आंसर आया है -0.9748, तो ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है। उसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो है कोवेरियंस। कोवेरियंस बेसिकली असल में कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो हम कैलकुलेट करते हैं वो बेसिकली बताता है स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप। यानी अगर 1 के करीब या -1 के करीब होता है तो रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ का पता लगता है कि कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। डायरेक्शन पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, वो डायरेक्शन हमें कोवेरियंस से पता लगती है। ठीक है, कोवेरियंस बिल्कुल वही पार्ट है जो यहाँ पर आपको न्यूमरेटर में नज़र आ रहा है। स्लोप के न्यूमरेटर में या कोरिलेशन के न्यूमरेटर का जो पार्ट होता है वो पार्ट कोवेरियंस कहलाता है। ठीक है, डेटा मैंने पुट किया है। अब कोवेरियंस हमारे पास आ रहा है -276.73। अब कोवेरियंस जो है वो हमें बताता है कि दोनों वेरिएबल्स का आपस में जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है। ठीक है, अब चूँकि इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये सिर्फ रिलेशनशिप बताता है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है या वीक है वो यहाँ से पता नहीं लगता, तो लिहाजा वो फिर हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं R। ठीक है, तो नॉर्मली होता ये है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट R से हमारे
रिलेशनशिप का भी पता लग जाता है, उसके साइन से डायरेक्शन का भी पता लग जाता है, तो कोवेरियंस की ज़रूरत पेश नहीं आती कैलकुलेट करने की। लेकिन बुनियादी तौर पे डायरेक्शन देखने का जो फार्मूला है वो कोवेरियंस है, और कोरिलेशन जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप यूज़ करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने जो पीछे आपको कैलकुलेशन दिखाई कि आर स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए हमने ये 3 कॉलम कैलकुलेट किए थे। अब मैं आपको उसका शॉर्टकट बता रहा हूँ कि ये आप इसको बग़ैर कम मेहनत के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे हमने वो वाली वैल्यूज़ जो एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई कैप वाई माइनस वाई कैप, ये सारे मैंने वैल्यूज़ जो है ना वो कट कर दी। सिर्फ मैंने वाई माइनस वाई बार स्क्वायर का कॉलम कैलकुलेट किया है, जो कि 1532.87 आंसर आया है। पीछे भी देख लें, यही आंसर है एज इट इज़, वही टेबल मैंने यहाँ कॉपी करके रखा हुआ है। सिर्फ ये वाले जो है 3 कॉलम मैंने इसको कट कर दिया है। ठीक है, अब टोटल सम स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 1532.87। ठीक है, अब एक चीज़ जो आप लोगों ने गौर नहीं की, अब आप यहाँ पे गौर करें कि SST जो है वो बराबर होता है SSE प्लस SSR, यानी आप इस एरर सम को, ये जो 76.1 है, और रिग्रेशन सम को 1456.69, इन दोनों को ऐड करें तो आपका आंसर जो आएगा वो 1532.87 के बराबर आएगा। देखें, ठीक है, यानी SST इक्वल टू SSE प्लस SSR। SST का फार्मूला था y माइनस वाई बार स्क्वायर पर, SSE का था y माइनस वाई कैप स्क्वायर, और SSR का था y कैप माइनस वाई बार स्क्वायर। तो हमने देखा, हमने इन दोनों को ऐड किया तो देखें 1532 इसका आंसर आ रहा है। आप लोग भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता है या पता लग गया कि SST जो है वो SSE और SSR के बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए SST का कॉलम हमने कैलकुलेट कर दिया है, ये भी हमने कैलकुलेट कर दिया है। लेकिन अब इसको हम आगे इसको यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? अब आर स्क्वायर का फार्मूला आप देखें, आर स्क्वायर का जो फार्मूला हमारे पास था वो था SSR डिवाइडेड बाई SST, SSR डिवाइडेड बाई SST। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं सपोज़ ये दोनों कॉलम में कैलकुलेट नहीं करता। ठीक है, आर स्क्वायर का जो ये फार्मूला है, अब देखें आप क्या करें, आप सिंपली कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करें। जैसे ये आर हमने कैलकुलेट किया है, ये हमारे पास आया है -0.97484। ठीक है, अब ये कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम कहते हैं आर, और आर स्क्वायर जो बेसिकली आर मल्टीप्लाई बाय आर होता है। तो इसी कोरिलेशन कोफिशिएंट -0.97484 को आप 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें। आपको क्या करना है, आप ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करें, रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट करें और कोरिलेशन कैलकुलेट करें, और सिर्फ ये वाला कॉलम कैलकुलेट करें। बाकी ये तीनों कॉलम कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जब आप कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लें तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का आप सिंपली स्क्वायर निकाल लें। देखें, जब आपने इसका स्क्वायर निकाला ना 0.97484, तो इसका स्क्वायर अगर आप करेंगे इसका आंसर आएगा 0.9503। ठीक है, ये इसका, अब यानी आर को हमने स्क्वायर किया तो ये रिज़ल्ट आ गया, तो ये आर स्क्वायर बन गया ना। अब मैं क्या करूँगा, इसी आर स्क्वायर को मैंने यहाँ पुट किया, क्योंकि अब मेरे पास आर स्क्वायर का रिज़ल्ट आ गया कोरिलेशन की मदद से, और मैंने जो है ये 1532.83 यानी y माइनस वाई कैप जो y माइनस वाई बार जो है यानी SST वो यहाँ पे पुट किया। ये मैंने कॉलम कैलकुलेट किया। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा इक्वेशन को, तो इक्वेशन यहाँ ये वैल्यू यहाँ आके इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो मेरे पास y कैप माइनस वाई बार का रिज़ल्ट आ जाएगा, जो कि आ रहा है 1456.69। देखो वही रिज़ल्ट आ रहा है 1456.69। जी बिल्कुल वही रिज़ल्ट आएगा। क्योंकि ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं तो आपको अभी ऐसा लग रहा है, लेकिन जब आप ये कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आपको इसी तरीके से ये आंसर, जब ये आंसर हमारे पास आ गया तो अब देखें ये वाली इक्वेशन क्या कह रही है, ये कह रही है कि SST बराबर है SSE प्लस SSR। अब देखो SST की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है 1532.87, और SSR की वैल्यू भी हमारे पास कैलकुलेट कर ली हमने आर स्क्वायर के फार्मूले से।
जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास SSE का रिजल्ट आ जाएगा। देखें कैसे आया है, ये हमने पुट किया है, ये SSE जो है y माइनस वाई कैप स्क्वायर, ये है SST और SSR का ये हमने वैल्यू पुट की, तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ गया 76.18। देखें ये रिजल्ट मैच कर रहा है। तो इसी तरीके से ये हमने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया कि आर स्क्वायर जो है आप कैसे शॉर्टकट के तरीके से निकाल सकते हैं। सिंपली वाई माइनस वाई बार का कॉलम कैलकुलेट करें, कोरिलेशन कोएफिशिएंट को स्क्वायर करें और उसको आर स्क्वायर के फार्मूले में पुट करें, तो आपके पास SSR यानी रिग्रेशन सम स्क्वायर का रिजल्ट आ जाएगा। रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर के रिजल्ट को आप इस फार्मूले में पुट करें तो आपके पास एरर सम ऑफ स्क्वायर का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपका क्विकली जो है ना वो चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी। उसके बाद एनोवा को कैलकुलेट किया गया है। एनोवा कैलकुलेट करने के लिए देखें हमारे पास वही y माइनस वाई कैप माइनस वाई बार यानी SSR, SSE और SST। तो अगर आप एनोवा का फार्मूला देखें तो सबसे पहले SSR फिर SSE फिर SST फिर k माइनस वन n माइनस के n माइनस वन। k माइनस वन का मतलब है, k का मतलब है नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स। इस केस के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं वो दो हैं, x और y। उसको हम कहेंगे k का मतलब है नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये एनोवा का फार्मूला है, सबसे पहले SSR फिर k माइनस वन, k हमारे पास 2 है और फिर दूसरा है n माइनस k, n हमारे पास 10 है, टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है। तो ये फार्मूला है। फिर उसकी मदद से हमने क्या किया, SSR को यानी रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर को, यानी ये वाला जो टोटल है 1454 और 1456 को हमने k माइनस वन के साथ डिवाइड किया और MSE हमने कैसे कैलकुलेट किया है, SSE डिवाइडेड बाय n माइनस k, ठीक है। तो ये हमारे पास MSR और MS यानी मीन रिग्रेशन मीन स्क्वायर और एरर मीन स्क्वायर के रिजल्ट आ गए, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी मदद से एफ वैल्यू को कैलकुलेट किया है, MSR डिवाइडेड बाय MSE हमने ये एफ वैल्यू को कैलकुलेट किया है। ये हमारे पास कैसे आया है चीज़ें आप देख लें। रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर यानी SSR ये 1456 ये हमने यहाँ लिखा, रेजिडुअल यहाँ लिखा, रेजिडुअल और एरर सेम थिंग, और फिर ये टोटल आ गया। ये सेम वैल्यूज़ हैं, ये आप कॉलम कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं या इधर शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। ये हमने वैल्यूज़ यहाँ पुट कर ली। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम k माइनस वन, अब वेरिएबल हमारे पास दो हैं तो 2 माइनस वन कर दिया तो ये 1 हो जाएगा, और n माइनस k, n हमारे पास 10 है, 10 माइनस 2 कर दिया क्योंकि k हमारा 2 है, ठीक है। तो अब MSR कैलकुलेट करने के लिए SSR डिवाइडेड बाय k माइनस वन होता है। अब k 2 है, 2 माइनस वन 1 हो जाएगा, 1 से कोई भी चीज़ डिवाइड होगी तो रिजल्ट सेम आएगा। उसके बाद MSE कैलकुलेट करने के लिए SSE डिवाइडेड बाय n माइनस k करेंगे। SSE हमारे पास 76.18 है, डिवाइड कर देंगे 10 माइनस 2 8, तो हमारे पास आंसर आ गया 9.52, ठीक। अब मैं F कैलकुलेट करूँगा। F के लिए मैं क्या करूँगा, MSR डिवाइडेड बाय MSE। MSR मेरे पास आ रहा है 1456 और MSE मेरे पास आ रहा है 9.5225, तो F मेरे पास आ गया 152.96। ये F वैल्यू आ गई, ठीक है। F वैल्यू जब मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम k माइनस वन n माइनस k, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/8 में जब टेबल वैल्यू देखी 5% पे, तो F की वैल्यू आ रही थी 5.32, ठीक है। और F जो ये एनोवा है ये हमेशा ये राइट टेल्ड रिजल्ट हमें देता है, ये 2 टेल्ड या लेफ्ट टेल्ड रिजल्ट नहीं देता, ये राइट टेल्ड होता है। ये 0 से शुरू होता है काय स्क्वायर की तरह और इस तरीके से पॉजिटिव बढ़ता जाता है, ठीक है। तो हमने हमारी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आई है वो 152.97 है, जबकि हमारे पास टेबल वैल्यू 5.32 है। अब ये जो है रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है वैल्यू, ठीक है, रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है। अब एनोवा का जो नल हाइपोथेसिस होता है वो मॉडल इज़ नॉट यूजफुल फॉर प्रेडिक्शन, यानी ये जो इक्वेशन बनी है, ये जो इक्वेशन हमने ये बनाई है, ये वाली ये इक्वेशन जो बनाई है ये आया फॉरकास्ट करने के लिए या एस्टिमेट करने के लिए यूज़फुल भी है या नहीं, यानी हम उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं या नहीं। तो इसका जो आंसर है वो हमें एफ वैल्यू देता है, ठीक है। मॉडल इज़ नॉट यूजफुल फॉर प्रेडिक्शन नल, और अल्टरनेट है मॉडल इज़ यूजफुल फॉर प्रेडिक्शन, ठीक है। अब चूँकि हमारा नल रिजेक्ट हो रहा है, इसका मतलब अल्टरनेट हमारा जो है ना वो यूज़ होगा, तो अल्टरनेट है मॉडल इज़ यूजफुल फॉर प्रेडिक्शन।
तो ये हमें कंफर्म हो गया, वेरीफाई हो गया कि मॉडल हमारा यूज़फुल फॉर प्रेडिक्शन है। याद रखें मॉडल फिटनेस के बारे में 2 टूल है हमारे पास, एक आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर का रिज़ल्ट हमारे पास 1 के करीब आ रहा है, ये भी हमें सजेस्ट कर रहा है कि मॉडल हमारा यूज़फुल है, क्योंकि आर स्क्वायर हमें बताता है कि हमारे जो लाइन है वो डॉट्स के ऊपर कितनी फिट आ रही है, ठीक है। लेकिन ये आर स्क्वायर फिर भी सब्जेक्टिव डिसीजन होता है, ये स्टेटिस्टिकली जो है ना कंफर्म नहीं होता। तो आर स्क्वायर के हिसाब से हम आइडिया तो ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंफर्म जो है वो हमें एफ स्टेट्स के थ्रू होता है, जो कि हमने यहाँ पे कंफर्म किया कि मॉडल जो है वो हमारा यूज़फुल है। तो एफ वैल्यू 152.9 फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन, वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, कंफर्म मॉडल इज यूज़फुल फॉर प्रेडिक्शन। अब ये सिग वैल्यू या पी वैल्यू, ये मैंने टेबल की मदद से यानी 152.97 को जब फाइंड किया तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आया सिग वैल्यू का वो 0 आ गया। अब ये कैसे आया है इसको हम आस्ता आस्ता पी वैल्यूज़ को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा आस्ता आस्ता। उसके बाद आपको सॉल्व करना है पार्ट 2B, 2C, 2D एंड 2E, रेफर पार्ट 2A प्रीवियस स्लाइड। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, फॉलोइंग डेटा इज गिवन फ्रॉम पार्ट 1 to 3। ये पार्ट 1 to 3 हमें गिवन है, ठीक है। उसमें डिटरमिन द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टीमेट, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टीमेट हमें कैलकुलेट करना है, यानी एस ई कैलकुलेट करना है। जो ये हमने देखें ये वाला जो एस स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट ये जो कैलकुलेट किया है, ये जो कैलकुलेट किया है ये वाला, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन है बाय कैप 2 + x, ठीक है। इसके साथ स्लोप का नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये यहाँ पे जो स्लोप है वो 1 होगा, यहाँ पे जो स्लोप है वो 1 होगा, क्योंकि स्लोप यानी सिंपल x वेरिएबल लिखा हुआ है, स्लोप का नंबर नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब स्लोप 1 है इसके साथ। अब x की वैल्यू वो कह रहा है 2, 4 और 3, 2, 4, 3 बारी बारी जब मैंने इस इक्वेशन के अंदर पुट किया, यानी जब x मैंने 2 पुट किया तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 हो गया, 2 + 2 = 4, ठीक है। फिर मैंने जब 4 पुट किया तो मेरा वाई कैप का रिजल्ट आ गया 6। फिर मैंने 3 पुट किया तो 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3 हो गया, 2 के साथ ऐड हो गया, 5 हो गया, यानी व्हेन x = 2, 4, 3, तो y के रिज़ल्ट मेरे पास जो वाई कैप के रिज़ल्ट आ गए वो 4, 6, 5 आ गए, जबकि y की वैल्यूज़ जो है वो 3, 5, 7, यानी ये x का डेटा हमें गिवन है 2, 4, 3, जैसे ये हमें x का डेटा गिवन था, ये x का डेटा गिवन था और ये y का डेटा गिवन है। इसी तरीके से इस सवाल में ये x का डेटा गिवन है और ये y का डेटा गिवन है। इसकी मदद से इक्वेशन कैलकुलेटेड है, इक्वेशन बनी हुई है, हमें सिर्फ y कैप कैलकुलेट करना है। y कैप कैलकुलेट कर दिया, ये हमारे पास y कैप आ गया। y कैप जब आ गया तो उसके बाद हम क्या कर लेंगे कि y - y कैप स्क्वायर, अगर आप उसका फार्मूला याद है तो ये देखें इसका जो स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने का जो फार्मूला था वो सम ऑफ y - y कैप स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-2। तो y - y कैप स्क्वायर जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, y हमारे पास जो था वो देखें 3 है माइनस y कैप, उसका जो y कैप आया है वो 4 है, स्क्वायर किया तो 1 आ गया। फिर y हमारा 5 है और y कैप हमने इसके सामने जो कैलकुलेट किया था वो 6 है, स्क्वायर किया तो 1 आ गया। y हमारा 7 है, y कैप 5 है, स्क्वायर किया तो 4 आ गया। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गए। ये सम इसका हो गया 6, क्योंकि 1, 1 और 4 ये 6 हो गया। तो SSE और सम y - y कैप स्क्वायर = 6। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टीमेट जो है ये फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। 6 n-2, n हमारे पास जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, ये 3 ऑब्जर्वेशन थी, 3 - 2 किया तो 1 आ गया, 1 से डिवाइड किया, स्क्वायर रूट निकाला 2.45, ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको फिर जो ये 2 इक्वेशन है वो भी सॉल्व करनी है। उसके बाद कंस्ट्रक्ट रेजिडुअल प्लॉट। रेजिडुअल प्लॉट ये हम y - y कैप को हम रेजिडुअल भी कहते हैं, y - y कैप को हम रेजिडुअल कहते हैं, यानी विदाउट स्क्वायर अगर हम लें, यानी जैसे ये मेरे पास 4 आंसर आया है, ठीक है। अब मुझे अगर रेजिडुअल निकालना होगा तो y का रिजल्ट जो है वो मेरे पास 3 है, 3 से
में अगर 4 माइनस करूँ, यानी y से अगर मैं y कैप माइनस करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा -1। तो -1 जो है वो मेरे पास रेजिडुअल कहलाएगा या एरर कहलाएगा। इसी तरीके से 5 से मैं 6 माइनस करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा -1, ये भी मेरा रेजिडुअल कहलाएगा। और 7 से मैं 5 माइनस करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 2। तो -1 और 2 y माइनस वाई केप अगर मैंने सिंपली किया, स्क्वायर नहीं लगाया, स्क्वायर कहलाऊंगा तो एरर सम स्क्वायर कहलाएगा, एरर स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, सम तो उसका टोटल हो गया, लेकिन अगर मैं स्क्वायर नहीं लगाऊंगा तो सिंपल एरर कहलाएगा। क्योंकि देखो ये SSE है, यानी एरर सम स्क्वायर है, एरर सम स्क्वायर है। ठीक है, SSE। लेकिन अगर आप एरर स्क्वायर यानी स्क्वायर ना लगाएं, सिंपल y माइनस वाई केप करें तो वो सिंपल एरर कहलाएगा। तो ये मेरे पास एरर आ गया, ये एरर आ गया, यानी y माइनस वाई केप किया तो एरर आ गया। एरर मेरे पास आ गया -1 और 2। ठीक है, अब इस रेजिडुअल जैसे मैंने यहाँ आपको यहाँ समझाया है 3b1 यानी पार्ट 3b कंस्ट्रक्ट रेजिडुअल प्लॉट। एरर मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, रेजिडुअल और एरर y माइनस वाई केप। रेजिडुअल्स आर -1 और n2। रेजिडुअल कैसे निकले, y माइनस वाई बार किया है, y माइनस वाई केप किया है तो रेजिडुअल आ गया। तो यहाँ पे रेजिडुअल प्लॉट हमने एक्सेल में जाके पुट किया है। देखो 2 रेजिडुअल -1 पे आ रहे हैं और एक रेजिडुअल मेरा 2 पे आ रहा है। ये रेजिडुअल जो है रेजिडुअल प्लॉट पे ये चीज़ प्लॉट हो गई। अब आपको यही काम जैसे मैंने पार्ट ए के ऊपर ये किया था, अब ये पार्ट ए जो है आप 2 और 3 यानी 3a2 और 3a3 के ऊपर भी ये अप्लाई करें और 3a1 को रेफ़र करें। और इसी तरीके 3b1 हमने सॉल्व किया है, आप 3b2 और 3b3 सॉल्व करें इसको देखते हुए। उसके बाद रिग्रेशन हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे हम आ गए। ये इसका प्रोसीजर है। प्रोसीजर में देखें हमारे पास जो है अजम्पशन वही 4 अजम्पशन ऑफ रिग्रेशन है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हैं। नल हाइपोथेसिस में b इक्वल टू 0 और अल्टरनेटिव b नॉट इक्वल टू 0, b 0 है या b 0 नहीं है। ठीक है, रिग्रेशन जो है वो नॉर्मली जो है नॉट इक्वल टू के साइन के साथ यूज़ होता है। नॉट इक्वल टू यानी अल्टरनेट हाइपोथेसिस में नॉट इक्वल टू रहता है। b इक्वल टू ये बेसिकली स्लोप है। अब स्लोप मिसाल के तौर पर ये हमने इक्वेशन बनाई, अब इसमें ये मेरा स्लोप है, ये मेरा स्लोप है। अब ये स्लोप अगर ज़ीरो हो जाए, ये स्लोप अगर ज़ीरो हो तो x की कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा वो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। तो y के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा नहीं आएगा। देखिए x अगर मैं 5 पुट करूँ तो 0 होगा, y का आंसर वही 112 ही रहेगा। x में 50 पुट करूँ तब भी 0 के साथ मल्टीप्लाई होके y का आंसर, यानी अगर स्लोप मेरा ज़ीरो होगा तो x की कोई भी वैल्यू मैं पुट करूँगा तो y के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही चीज़ यहाँ पे चेक की गई है कि स्लोप इक्वल टू 0 यानी प्रिडिक्टर वेरिएबल यानी x, ठीक है, x इज़ नॉट यूजफुल फॉर मेकिंग प्रिडिक्शन, या मैं ये कह सकता हूँ x हैज़ नो इफेक्ट ऑन y, ठीक है, x का y के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। यानी जब स्लोप 0 होगा तो x का y के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, और स्लोप अगर 0 नहीं होगा तो प्रिडिक्टर वेरिएबल इज़ यूजफुल फॉर मेकिंग प्रिडिक्शन, यानी x का y के ऊपर इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्लोप टेस्टिंग होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमें कहा गया है कि डेटा जो है पार्ट 2 में जो प्रोवाइडेड है वही डेटा यूज़ करें, तो वही डेटा हम यूज़ कर रहे हैं जो हमने पीछे कैलकुलेट किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 1 है, परफॉर्म रिग्रेशन हाइपोथेसिस टेस्ट ऑन पार्ट A B C D E, यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो डेटा था ये A B C D E, अभी मैं A के ऊपर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ और B C D E के ऊपर आपको खुद जो है ना सॉल्व करना है। तो ये डेटा है हमारे पास, ये 5% हमारा सिग्निफिकेंस लेवल है। हम ये चेक करना चाह रहे हैं कैलकुलेट वेदर देयर इज इम्पैक्ट
ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी ऑन टैक्स एफिशिएंसी, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक्स का वाई के ऊपर इफेक्ट है या नहीं है। रिग्रेशन में हमेशा हम इफेक्ट देखते हैं 5% पे, 10% पे, 1% पे, 2.5% पे और 0.5% पे देखना। तो सबसे पहले मैं 5% पे देख रहा हूँ। तो नल हाइपोथेसिस मैंने बना दिया, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी यानी एक्स ऑन टैक्स एफिशिएंसी यानी वाई, यानी एक्स का वाई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। ये नल हो गया, क्योंकि नल का मतलब है स्लोप अगर ज़ीरो है तो इम्पैक्ट नहीं है, और स्लोप अदर देन ज़ीरो है तो देयर इज इम्पैक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन एनर्जी एक्स ऑन टैक्स एफिशिएंसी यानी वाई। ठीक है, अब अल्फा हमारा 5% है, 2 टेल्ड है, डिवाइडेड बाय 2 होगा तो 0.025 हो गया। उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक का ये फार्मूला है। ठीक है, B1 यानी ये जो छोटा b लिखा होता है ना, छोटा B1, ये सैंपल स्लोप कहलाता है। ये पॉपुलेशन स्लोप है, ये पॉपुलेशन स्लोप है। याद रखें, नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में अगर आप लोग वन सैंपल अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने वहाँ पे म्यू यूज़ किया था। ठीक है, जबकि नीचे फार्मूले में हमने एक्स बार यूज़ किया था, और स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने यहाँ सिग्मा यूज़ किया था, जब वहाँ पर हमने सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ किया था। यहाँ पर भी हम जो है वो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन स्लोप जो कि हमारा कैपिटल B के साथ आएगा, और यहाँ पे सैंपल स्लोप। बेसिकली ये जो ओरिजिनल फार्मूला है वो है B1 माइनस और फिर ये वाला B1 यानी सैंपल का स्लोप माइनस पॉपुलेशन का स्लोप। अब चूँकि पॉपुलेशन का स्लोप जो है ना वो इक्वल टू 0 होता है, तो वो अगर माइनस करेंगे तो रिज़ल्ट वही B1 आएगा। आप बुक के अंदर देखेंगे तो आपको फार्मूला नज़र आएगा, सैंपल का B1 यानी स्मॉल b1 माइनस कैपिटल B1। ठीक है, अब कैपिटल B1 इक्वल टू 0 होता है, तो लिहाजा जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो वही B1 आ जाता है। तो लिहाजा आसानी के लिए मैंने सिंपल सैंपल B1 लिख दिया है, क्योंकि आप लोगों ने वहाँ पे जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का फार्मूला वन सैंपल में देखा होगा, वो ये था एक्स बार माइनस म्यू, एक्स बार माइनस म्यू, यानी सैंपल के मीन से पॉपुलेशन का मीन हमने माइनस किया था। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, सैंपल स्लोप से पॉपुलेशन का स्लोप माइनस होगा। अब चूँकि पॉपुलेशन का स्लोप यहाँ पे 0 है, लिहाजा इसीलिए हम इसको जो है यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि 0 माइनस करेंगे तो आंसर वही आएगा। तो सिंपली मैंने सैंपल स्लोप लिख दिया। सैंपल स्लोप अगर आप लोगों को याद हो तो -5.264 हमने कैलकुलेट किया था, ये पीछे कैलकुलेटेड है, अगर देखना चाहें तो ये -5.264 और ये स्टैंडर्ड एरर हमने ये 3.09 कैलकुलेट किया। इन्हीं चीज़ों को अब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये सैंपल स्लोप है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड एरर 3.09 फिर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये सारा डेटा पीछे कैलकुलेटेड है। तो मेरे पास t का रिजल्ट आ गया -12.352। ठीक है, टेबल वैल्यू मैंने फाइंड की t टेबल से, तो मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 है, क्योंकि यहाँ पे 10-2 होता है, चूँकि दो वेरिएबल हैं x और y। तो ऑब्जर्वेशन 10 है, 2 माइनस किया, डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 हो गया। टेबल की वैल्यू आ गई +-2.306, चूँकि 2 टेल्ड है तो प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू, ये 2.306 हो गई। टेबल वैल्यू टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू -12.352 आ गई। तो द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन, सो वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, उसका मतलब देयर इज इम्पैक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी ऑन टैक्स एफिशिएंसी, यानी अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी हमारा जो स्लोप है वो 0 नहीं है, और वाकई 0 नहीं है, क्योंकि -5.264 हमारा स्लोप आ रहा है, जो कि 0 से काफ़ी दूर है। लेकिन अगर ये 0 के करीब करीब होता तो ये स्टैटिस्टिकली 0 हो सकता था। तो हमारा स्लोप 0 नहीं है, ये प्रूव हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर हमें क्या गया है कि 1%, 10% पे भी करना है, 1% पे भी करना है, 2.5% पे भी करना है, 0.5% पे भी करना है। तो 5% पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये किया हुआ है, ये 5% पे किया हुआ है। अब हमें आगे बाकी परसेंटेज के ऊपर भी करना है, तो फ़र्क कुछ भी नहीं है, टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ बारी बारी हमें टेबल वैल्यू जो है वो डिफरेंट फाइंड करनी होगी। ठीक है, टेबल वैल्यू डिफरेंट फाइंड करनी होगी। वो टेबल वैल्यू फाइंड करके देखें, सिर्फ टेबल वैल्यू में तब्दीली आ रही है, सिर्फ टेबल वैल्यू चेंज हो रहा है। तो आप इसको देख लें, टेबल वैल्यू ही चेंज हो रहा है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, उसी तरीके से होगा, सिर्फ टेबल वैल्यू चेंज होगी, बाकी कोई प्रोसीजर में कोई तब्दीली नहीं होगी।
उसके बाद इसी सवाल को मैंने पी वैल्यू के साथ किया है। पी वैल्यू के अंदर जो है हमारे पास ये स्टेप 1 स्टेप 2 सेम है, इसको मैंने रहने दिया है। टेस्ट स्टेटिस्टिक हमारे पास 12.352 आ गया था, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 8 था, तो 8 के रो में मैं चला गया यहाँ पे 12.352 को ढूंढने, ठीक है। 12.352 मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ इस तरफ जा रहा हूँ तो देखिए ये टेबल वैल्यू बढ़ रही है, तो इससे ये मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि 12.352 जो भी होगा इस तरफ होगा। और जैसे अगर ऊपर की तरफ मैं देखूं तो ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा की वैल्यू ये कम होती जा रही है, यानी इवन ये 0.0005 आ गई, ठीक है। इसका मतलब मेरा जो यानी 12.352 ये वाली जो वैल्यू होगी वो यहाँ कहीं होगी, यहाँ कहीं होगी। तो यहाँ कोई जो टी अल्फ़ा जिसको हम पी वैल्यू कहते हैं वो होगी, तो वो 0.0005 से कम होगी। तो हम यहाँ स्टेप 5 में कहेंगे कि वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक -123.7 गलती से लिखा हुआ है, 352 है, विच डज नॉट लाई इन टेबल बट इट इंडिकेट्स दैट इट विल लाई बिलो, यानी वो जहाँ कहीं भी लाई करेगी वो t.0005 से वो वैल्यू लो होगी। सो पी वैल्यू विल बी लेसर देन 0.05%। तो पी वैल्यू जो भी हमारे इस केस में आएगी, चूँकि अब यहाँ टेबल हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन एक अंदाज़ा एक डायरेक्शन मिल रही है कि जो भी पी वैल्यू आएगी वो 0.05% से कम होगी। अल्फ़ा हमारा 5% है, ठीक है। तो पी वैल्यू जो है वो अल्फ़ा से छोटी है, तो हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। वही हमारा डिसीजन हुआ जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की मदद से हुआ। उसके बाद पार्ट 2 पे आ जाए। पार्ट 2 में हमें कहा गया है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल और प्रेडिक्शन इंटरवल कैलकुलेट करें, ठीक है। 5% लेवल वही डेटा है। कॉन्फिडेंस इंटरवल का ये फार्मूला है B1 + -T∝/2 × AC, ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। ये जब हमने फार्मूला यूज़ किया तो हमारे पास जो रेंज बनी -6.25 से लेके -4.28, ये हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल के जो स्लोप का जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो ये बना है। अब ये कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो ओवरऑल इंटरवल होता है। प्रेडिक्शन इंटरवल जो होता है वो पर्टिकुलर वैल्यू का इंटरवल होता है। प्रेडिक्शन इंटरवल का ये वाला फार्मूला है, जहाँ पे वाई के पी जो होता है वो पर्टिकुलर वैल्यू के लिए होता है, वो पर्टिकुलर वैल्यू के लिए होता है। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पे 3.1, 3.2, 3.7, 4.3, तो ये 3.1 का अलग प्रेडिक्शन वेरिएबल कैलकुलेट होगा, इंटरवल कैलकुलेट होगा। 3.2 का अलग प्रेडिक्शन इंटरवल कैलकुलेट होगा। 3.7 का अलग प्रेडिक्शन, यानी ये जितनी भी एक्स वैल्यू आपको नज़र आ रही हैं सबका प्रेडिक्शन वेरिएबल इंटरवल अलग अलग कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं सिर्फ 3.7 का आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। ये 3.7 ये वही इक्वेशन है 112.68 माइनस, उसके अंदर सिंपली मैंने देखो x की जगह 3.7 पुट किया तो मेरे पास आंसर आ गया 95.5232, यानी मेरे पास 3.7 पे जो y कैप p का यानी प्रेडिक्शन जो आ गई y कैप की, जिसको हम कंडीशनल मीन कहें या प्रेडिक्टेड वेरिएबल कहें या फोरकास्टेड वेरिएबल कहें, जो भी कहें, वो मेरे पास आ गया 92.5232, ठीक है। ये मैंने इसका 3.7 का किया है, 3.7 का किया है, ये चीज़ नोट कर लें, देख लें। तो 3.7 के सामने जो मेरे पास रिज़ल्ट आया है वो 92.5232 आया है। ये रिज़ल्ट कहलाएगा वाई के पी। अब ये देखें फार्मूला है वाई के पी 92.5232, ये मैंने पुट किया। फिर T∝/2 वही टेबल वैल्यू पुट किए, स्टैंडर्ड एरर 3.09 पुट किया, ये फार्मूला है 1/2। 3.7 जो वैल्यू मैंने यहाँ से ली है, जिस वैल्यू का हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, प्रेडिक्शन इंटरवल, वो वैल्यू हम पुट करेंगे। उसके बाद फिर x का सम लेंगे जो कि 55.9 था, 10 से डिवाइड किया, स्क्वायर किया। उसके बाद फिर हमने x स्क्वायर का सम लिया और इसी तरीके से हम इसको सॉल्व किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 84.8232 से लेके 100.2232, यानी ये हमारा प्रेडिक्शन वेरिएबल आ गया। इसी तरीके से प्रेडिक्शन वेरिएबल आप हर वैल्यू का अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, जबकि कॉन्फिडेंस इंटरवल सिर्फ एक कैलकुलेट होगा। प्रेडिक्शन वेरिएबल और प्रेडिक्शन इंटरवल सबका अलग अलग कैलकुलेट होगा, प्रेडिक्शन इंटरवल सबका अलग अलग कैलकुलेट होगा,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 5% पे किया है, इसको 1% या 10% पे करेंगे तो सिर्फ ये टेबल वैल्यू चेंज होगी, बाकी प्रोसीजर सेम होगा। आगे बढ़ते हैं। अब मेजर्स ऑफ एसोसिएशन यानी कोरिलेशन पे आते हैं। अब कोरिलेशन का ये फार्मूला है। कोरिलेशन, ये जो सिंबल है P या R जो भी है, ये इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि अगर कोरिलेशन का R 0 होगा तो उसका मतलब ये है कि दो वेरिएबल्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन ये अदर देन अगर 0 होगा तो उसका दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला है। आगे बढ़ते हैं। वही डेटा मैंने लिया हुआ है पार्ट 4 का, क्वेश्चन 4 का पार्ट 3 देखें। परफॉर्म कोरिलेशन हाइपोथेसिस ऑन पार्ट A B C D E बाय यूजिंग। तो ये पार्ट A B C D जो है ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 के हैं, क्योंकि डेटा प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं, उसके ऊपर हमें कोरिलेशन परफॉर्म करना है। ये डेटा है हमारे पास। अब कोरिलेशन में चूंकि हम रिलेशनशिप देखते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम x का y के ऊपर इम्पैक्ट देख रहे थे रिग्रेशन के अंदर। कोरिलेशन के अंदर x और y का आपस में कोरिलेशन देखेंगे। तो एट द 5% सिग्निफिकेंस लेवल कैलकुलेट वेदर देयर इज एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एनर्जी एंड टैक्स एफिशिएंसी। नल हाइपोथेसिस हमारा हो गया R1 इक्वल टू 0, यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट R अगर 0 होगा तो हम कहेंगे देयर इज नो एसोसिएशन या कोरिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट एनर्जी एंड टैक्स एफिशिएंसी। और R नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब होगा देयर इज एसोसिएशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड एनर्जी एक्स एंड टैक्स एफिशिएंसी। सिग्निफिकेंस लेवल 5% डिवाइडेड बाय 2 किया। ये हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक का फार्मूला है। R1 ये सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट जो हमने कैलकुलेट किया था, जो कि -97484 आया था, पीछे हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 1 - R² हमारे पास 0.9503 आया था। 10 हमारे पास n है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -2 किया तो -12.37 हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इसको हमने जो है इस फार्मूले के थ्रू कोरिलेशन कैलकुलेट किया था। सिंपली इसको स्क्वायर करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये नीचे मैंने कोरिलेशन भी कैलकुलेट करके दोबारा दिखाया हुआ है। ठीक है, टेबल वैल्यू हमने फाइंड की डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 पे, तो वही टेबल वैल्यू आएगी क्योंकि इसके लिए भी टी टेबल ही यूज़ होगा। 2.306 प्लस और माइनस हमने यहाँ रखा, तो हमारी ये जो -12.37 जो है यहाँ कहीं लाया कर रही है। तो वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टेप फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, देयर इज एसोसिएशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट एनर्जी एंड टैक्स एफिशिएंसी। ठीक है, तो हमारा नल रिजेक्ट हो गया, अल्टरनेट की तरफ हम जाएंगे। इसी तरीके से आपको ये पार्ट 3 जो है, पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 ऑन पार्ट्स B C D E ऑफ क्वेश्चन 2। ठीक है, आपको ये जो हमने वर्किंग की है ये आपको अगेन क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट B C D E के ऊपर आपको खुद से भी करनी है। उसके बाद टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी है। टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी जो है का ये फार्मूला है। ये हमें बताता है कि वेरिएबल जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या नहीं है। वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या नहीं है। नल हाइपोथेसिस है द वेरिएबल इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अल्टरनेट है कि वेरिएबल इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये कोरिलेशन या रिग्रेशन का फार्मूला नहीं है, ये किसी भी डेटा की आप नॉर्मेलिटी चेक कर सकते हैं। याद रखें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो हम पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करेंगे, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी तो हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करेंगे। TZ जो है वो नॉर्मल सैम्पलिंग के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल सैंपल है या नहीं है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, वो हमें कैसे पता लगेगा, तो इसका ये टेस्ट हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका प्रोसीजर है। ठीक है, डेटा वही प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन नंबर 2 में डेटा प्रोवाइडेड है। परफॉर्म कोरिलेशन टेस्ट फॉर नॉर्मलिटी। ठीक है, ये अल्फा 5%, ये हमने सिर्फ एक वेरिएबल लिया है क्योंकि नॉर्मलिटी एक वक्त में एक वेरिएबल की चेक होगी। तो हमने इन्वेस्टमेंट एंड एनर्जी यानी एक्स को हमने लिया हुआ है, इसकी नॉर्मलिटी चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, नल हाइपोथेसिस हमने लिख दिया एक्स वेरिएबल इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और अल्टरनेट लिख दिया एक्स वेरिएबल इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पीछे देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्स और डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मेंशन कर दिया। ठीक, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है ना, ये हमने सारी एक्स वैल्यूज़ लिख दी, ये एक्स वैल्यूज़ हमने लिख दी। ठीक है, अब इसको करने का जो मेथड होता है वो ये होता है कि इसकी हम W स्कोर्स यानी नॉर्मल स्कोर्स फाइंड करते हैं। नॉर्मल स्कोर्स कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास आप स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की जो बुक है उसमें एंड में अपेंडिक्स A में टेबल गिवन है,
उसमें टेबल 3 में आप जाएंगे तो नॉर्मल स्कोर का टेबल आपको गिवन होगा, नॉर्मल स्कोर का टेबल आपको गिवन होगा। अब इसमें चूंकि देखो हमारी सैम्पल साइज़ जो है वो 10 है, एन हमारा 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप क्या करें, नॉर्मल स्कोर में जो सैम्पल साइज़ 10 है उसके अंदर चले जाएं, तो सैम्पल साइज़ 10 में चले जाएं। उसके बाद ये जो डेटा है, ये एक्स वाला जो डेटा है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, यानी सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उसको असेंडिंग ऑर्डर में देखें। ये असेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन यहाँ पर जो है 4.3 जो है वो पहले लिखा था, 4 बाद में लिखा था, तो उसको मैंने 4 पहले कर दिया, 4.3 बाद में कर दिया, तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। जब ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया तो आप क्या करें, 10 में जाएं, 10 की सैम्पल साइज़ n जो है 10 में जाएं, उसमें जो आपके ऑर्डर्ड पोजीशन है, यानी आपका जो पहली वैल्यू है उसका पहला जो है ना वेट आप उस पहली वैल्यू को दे दें, दूसरी नंबर पे वैल्यू को दूसरा वेट दे दें, तीसरे नंबर वाली वैल्यू को तीसरा दे दें। इसी तरीके से मैंने बारी बारी उसी ऑर्डर में एज इट इज़ ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी। इसको हम बोलते हैं डब्ल्यू वैल्यूज़, ठीक है। फिर हमें 3 कॉलम और कैलकुलेट करने हैं, डब्ल्यू एक्स करना है, एक्स स्क्वायर करना है, डब्ल्यू स्क्वायर करना है, और सबका सम भी मैंने ले लिया, ठीक है। अब नॉर्मली टेस्ट का जो फार्मूला है वो ये है, समेशन ऑफ एक्स डब्ल्यू या डब्ल्यू एक्स एक ही बात है, समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स जो है वो 19.737 है, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। उसके बाद जो दूसरा है सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्स स्क्वायर जो है हमारे पास 36505 आ रहा है, सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर ये आ रहा है, और डब्ल्यू स्क्वायर का जो सम है वो 7.95 है। ये वैल्यूज पुट की, हमारे पास रिजल्ट आ गया 0.9472। ये टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है। उसके बाद अपेंडिक्स ए, जो किताब की अपेंडिक्स ए है, उसके अंदर टेबल नंबर 9 में जाए। टेबल नंबर 9 में 5% अल्फा के सामने नीचे जो 10n है उसके सामने देखें टेबल वैल्यू क्या आ रही है। टेबल वैल्यू हमारे पास आ रही है, वो आ रही है 0.917। अब ये टेबल जो है वो इसके 1 इस तरफ होता है, ठीक है, और यहाँ हम आते हैं तो 0 की तरफ बढ़ते हैं, आस्ता आस्ता 0 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टेबल वैल्यू आ गई 0.917। अब हम टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू को कंपेयर करेंगे जो कि 0.9475 है, जो कि इस तरफ लाई कर रही है, यानी ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है। इस तरफ हम जाएंगे तो ये रिजेक्शन रीजन कहलाएगा। तो वी फाइंड टेबल वैल्यू एट 5% लेवल n इक्वल टू 10 0.917, जो हमने यहाँ फाइंड की टेबल नंबर 9 से, अपेंडिक्स ए स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की बुक जो है नील एवीस की, उसमें से हमने ये वैल्यू फाइंड की। वैल्यू ऑफ टेस्ट फॉल्स नॉन रिजेक्शन रीजन, ठीक है। तो वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, एक्स वेरिएबल इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ी यहाँ रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस लिखा हुआ ये गलती है, ये फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद इसी को हमने पी वैल्यू के थ्रू सॉल्व किया है, वही प्रोसीजर है। 0.947 को जब मैंने इस टेबल के अंदर ढूंढना शुरू किया तो देखें 5% 10 के अंदर जो था, 10 के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो देखें 0.879 1% के नीचे, फिर 5% के नीचे जो है 0.947 और 917, और 10% के नीचे 0.935 ये वैल्यूज़ आ रही हैं। इसका मतलब 0.9475 जो भी होगा वो इस तरफ होगा, यानी इस तरफ पड़ेगा, तो जो हमारा अल्फ़ा होगा या पी वैल्यू होगी वो 0.1 से ऊपर होगी, यानी 10% से ऊपर होगी। तो वी फाइंड पी वैल्यू टेस्ट स्टैटिस्टिक 0.9475 एंड n इक्वल टू 10। टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू जो है वो टेबल के अंदर लाया नहीं कर रही, लेकिन अगर वो जहाँ कहीं भी लाया करेगी वहाँ पे जो पी वैल्यू होगी वो 10% से ज़्यादा होगी। तो वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये पी वैल्यू से भी हमारा प्रूव हो गया। थैंक यू वेरी मच।